इंजीनियर साथियों, 40वीं टेक्निकल लेक्चर सेशन 26/10/2024 को आयोजित की गई, जिसमें इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम यानी ERS सिस्टम पर गहन चर्चा हुई, जिसमें SBB कंपनी और लिंडसे द्वारा जारी किए जाने वाले उत्पादित किए जाने वाले महत्वपूर्ण ERS सिस्टम पर इंजीनियर रवनीत जी का उद्बोधन हुआ। यूँ तो हम सभी ERS सिस्टम की महत्ता को समझ चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार ERS के द्वारा महत्वपूर्ण लाइनों को टाइमली रिस्टोर किया गया और आपदाओं से तथा मॉडिफिकेशन और शिफ्टिंग जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों में इसकी महत्ता को सभी लोगों ने समझा, जाना और उपयोग में लाया। हमारे सभी रिटायर होते साथी और नए भर्ती होने वाले साथियों के साथ साथ ठेकेदार की आउटसोर्सिंग टीम ने भी इसको बखूबी समझ लिया है कि ERS सिस्टम क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसे इंस्टॉल करने में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और इंस्टॉलेशन के बाद इसे सुरक्षित रूप से वापस इसकी जगह पर आने वाले समय के लिए रखने की जो ट्रेनिंग है, आज उन विषयों पर श्री रवनीत सिंह जी, जो लिंडसे कंपनी से हैं, वह प्रकाश डालेंगे। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों के अलावा इन दोनों सिस्टम में, जिसमें SBB और लिंडसे कंपनी की जो प्रोडक्ट हैं, उनके बारीकियों पर और उनके कंपैरिजन पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला, जिसमें हम सभी लोगों को इसे सीखने जानने को मिला। हम आज इस लेक्चर और ट्रेनिंग सेशन को सचित्र सभी लोगों के साथ क्वेश्चनायर के साथ अपनी अपनी जिज्ञासाओं के समाधान होने के साथ साथ देखेंगे, जिसमें MPPTCL के मुख्य अभियंता आदरणीय SK गायकवाड़ सर और श्री अनिल लाठी सर की प्रस्तुति में लगभग 50 से भी ज़्यादा मेंटेनेंस इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर्स लोगों ने इसमें भाग लिया और जाना कि कैसे इस सिस्टम को लगाया जाता है और कैसे इसे डिसमेंटल किया जाता है। जो पहले से ट्रेंड हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जो नए लोग हैं उन्हें समझने जानने के लिए कि यह सिस्टम लगाया कैसे जाता है और इसको लगाने के कौन कौन सी सावधानियां हैं, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आदरणीय रवनीत सिंह जी के द्वारा जिस प्रकार बारीकियों से हमें अवगत कराया गया, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं कि एक छत के नीचे एक सेशन में बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देने के साथ साथ उन्होंने जिस प्रकार हम सभी लोगों को इसके बारे में अवगत किया है, वह हमारे लिए हमेशा एक अच्छा सबक और अध्याय होगा। आइए सुनते हैं रवनीत सिंह जी को आगे। तो हम लोग सर शुरू करते हैं। बेसिकली व्हाट इज ERS, ये सबको पता है, तो इसमें ज़्यादा नहीं है कि हमें ERS क्यों चाहिए, हम डायरेक्टली उसी पे बात करते हैं। कोई मॉडिफिकेशन है, कोई आपका टावर कोलैप्स हो जाता है, कोई टावर रेज करना है, कोई बाईपास करना है, रीलो करना है, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा साइट वर्क होता है रिलेटेड टू ट्रांसमिशन लाइन, तो उसमें आप ERS यूज कर सकते हो। अगर आपको रिकनेक्टिंग करना है सेक्शन बाय सेक्शन, जैसे 10-10 टावर का एक सेक्शन होता है टेंशन टू टेंशन, तो आप रिकनेक्टिंग भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ERS। और बाकी का जो लाइन वर्क होता है उसके लिए तो हम लोग इसको यूज करते ही हैं। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ ERS है हमारे पास। हॉरिजॉन्टल V है जो कि आपके सामने है अभी। ये जो हॉरिजॉन्टल V है ये सबसे कॉमन जो यूज होता है ERS, ये उसका एग्जांपल है। सर मैं ऑडिबल हूं ना सबको? जी कंटिन्यू करें जी। जी बिल्कुल।
तो इसमें सर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। आप सिंगल फेस ईआरएस भी बना सकते हो, डबल फेस ईआरएस भी बना सकते हो, ट्रिपल फेस ईआरएस भी बना सकते हो। मतलब सिंगल सर्किट ईआरएस आप यूज कर सकते हो। इसमें डबल कंडक्टर लेंगे, सिंगल कंडक्टर लेना है, क्वाड लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से अपना हार्डवेयर इसमें यूज होता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल वी है ये सबसे ज्यादा आसान है बनाने में। इवन कई बार टेंशन टावर भी रहता है, उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो कुछ स्पेशल केसेस में। तो इसमें बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पोस्ट इंसुलेटर है, इधर कंडक्टर रहता है और यहाँ पे आप स्ट्रिंगिंग वगैरह जो आप नॉर्मल आप कंप्यूटर रहता है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है रनिंग एंगल। रनिंग एंगल में जैसे यहाँ पे हमने पोस्ट इंसुलेटर को यूज किया है, ठीक है सर। ये जो पोस्ट इंसुलेटर है, अगर लाइन एंगल 40 डिग्री से ज्यादा हो तो फिर आपका ये जो पोस्ट इंसुलेटर होता है उसका रिक्वायरमेंट नहीं रहता, क्योंकि लाइन एंगल अगर 40 डिग्री से ज्यादा है तो उसमें जो आपका टेंशन होता है ड्यू टू द एंगल, वो मिनिमम जो मेटल क्लियरेंस है उसको मेंटेन करके चलता है। तो ये वाला जो होता है, अगर आपको जिगजैग बनाना है, जैसे जिगजैग में आपको ईआरएस लगाना है और आपको टेंशन टावर है, उसकी जगह आप टेंशन नहीं लगाना चाह रहे लेकिन लाइन एंगल 40 डिग्री से ज्यादा है, तो आप इसको यूज कर सकते हो इजीली। बाकी जो हमारा डेल्टा स्ट्रक्चर होता है, ये जैसे आपका 132 केवी का लाइन रहता है, उसमें डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में आपका ईआरएस लगा सकते हो सेम। इसका एक ही एडवांटेज ये है कि ज्यादा इस पे आप लंबा स्पैन नहीं ले सकते। इसमें आरओडब्ल्यू कम मिलेगा आपको, आरओडब्ल्यू का रिक्वायरमेंट कम होता है जो कि एडवांटेज है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आप इसका जो स्पैन है वो ज्यादा नहीं ले सकते, ज्यादा से ज्यादा 200, ये इसका मैक्सिमम स्पैन होता है। सो ये सस्पेंशन के लिए यूज हो सकता है, टेंशन के लिए नहीं आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड जो टेंशन टावर आता है। ये जो टेंशन टावर है बेसिकली एक तरफ से कंडक्टर इन हुआ, दूसरी तरफ से कंडक्टर आउट हुआ, तो ये सिंगल सर्किट है। इसको आप सिंगल फेस भी बना सकते हो, डबल फेस भी बना सकते हो, ट्रिपल फेस भी बना सकते हो। तो इसमें आपको जितने नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेस हैं, उतना ही आपका जो इंसुलेटर स्ट्रिंग है, इसमें उतना ही इंसुलेटर स्ट्रिंग आएगा। ये आप देखेंगे, ये इंसुलेटर स्ट्रिंग है, ये उतना ही इंसुलेटर स्ट्रिंग होगा जितना आपका नंबर ऑफ कंडक्टर होगा। और इसमें जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो, ये बेसिकली क्वाड फेस लाइन है, बेसिकली क्वाड कंडक्टर पर फेस। लेकिन आप इसमें लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो कंडक्टर इन हो रहा है वो हो रहा है क्वाड, लेकिन जो आउट हो रहा है वो हो रहा है ट्विन। तो ये इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन भी आप इसमें यूज कर सकते हो। अगर आपकी लाइन में जो लोड है अगर कम है, मान लो क्वाड बंडल की लाइन है लेकिन उस पे लोड इतना ज्यादा नहीं है, आप उसको ट्विन में भी अगर यूज करोगे तो वो उतना लोड ले लेगा। तो ये जो क्वाड टू ट्विन, ये यू कैन यूज। तो इसमें खाली जो आपको कंडक्टर का जो अटैचमेंट है वो वैसा करना है, 2 के साथ करना है, उधर 2 के साथ जाएगा। बीच में आप देखोगे जंपर है और ये चैनेट है। बेसिकली चैनेट जो है हम यूएस वगैरह में ये बहुत यूज होता है। और अपने इधर जो सिंगल सर्किट लाइन होती है चाहे 400 केवी की है चाहे 220 की हो, तो उसमें ये यूज होता है। इसके लिए आपको 2 पोल लगाने पड़ते हैं। इसको हम ओवरबिल्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि आप जो आरओडब्ल्यू होता है उसी के ऊपर इसको आप लगा सकते हो। फिर ये आता है हमारा हैरिंग बोन। इसमें जो आप चैनेट में क्या होता है, जो आपका कंडक्टर होता है ये हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड है तीनों, लेकिन हैरिंग बोन जो स्ट्रक्चर है इसमें खाली ये डिफरेंस आ जाता है कि आपका जो कंडक्टर होता है वो सारा वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में यूज होता है। तो आप पूरा का पूरा सर्किट अगर बहुत बड़ा स्पैन है तो उसमें ये डबल यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका जो वेट बैलेंस भी हो जाता है और लोडिंग बैलेंस भी हो जाता है, और ज्यादा हाइट पे भी जा सकते हो, बड़े लंबे स्पैन भी ले सकते हो, क्योंकि 2 टावर का सपोर्ट आपको मिल जाता है इसमें।
फिर ये 4 कॉलम स्ट्रक्चर है, ये ज्यादातर यूज होता है सर 765 केवी के लिए, क्योंकि उसमें लोडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो हर सिंगल फेस के लिए हम इसको सिंगल वी बना के चलते हैं, क्योंकि जैसे ये सिंगल फेस है तो इसके लिए एक वी बना दिया, फिर दूसरा सिंगल फेस है उसके लिए दूसरा वी बना दिया। तो ऐसे करके हमारा हर फेस के लिए अलग अलग वी बनाते हैं और उसमें एक फेस लगाते हैं। तो इसमें हेक्सा भी यूज हो सकता है, क्वाड भी यूज हो सकता है, मतलब जैसा 765 में हेक्सा रहता है तो आप इसमें हेक्सा को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। और इरेक्शन टूल तो आपके पास है जो यूज होता है, ये बेसिकली तरीका है इरेक्शन टूल को यूज करने का। आप जो नीचे वाला हमारा चेन ग्रिप होइस्ट है जिसको हम ट्रिफर बोलते हैं, इसकी कैपेसिटी होती है 2 टन की। और जो नीचे वाला होता है ये इसको यूज करते हैं टेम्परेरी स्टे लगाने के लिए। और उसके ऊपर वाला जो है ये भी टेम्परेरी स्टे का है, क्योंकि हमें 2 टेम्परेरी स्टे यूज करना ही होता है अप टू द बॉटम कंडक्टर। अगर आपका हाइट कम है तो भी आपको इसको 2 यूज करने हैं, बिकॉज इसमें जो लाइनमैन का जो सेफ्टी है दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। तो लाइनमैन को जो ऊपर लोग चढ़ के अपना ईआरएस का इरेक्शन करते हैं उनका सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें हमेशा जो 2 टेम्परेरी एंकर लगाने ही लगाने हैं हमेशा। तो ये 2 टेम्परेरी एंकर आप लगाएंगे तो आपको कंट्रोल इजीली मिलेगा। और जो लोग लाइनमैन जो हैं ऊपर टावर के ऊपर हैं उनका स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है, दे आर सेफ। और जो थर्ड वाला आप देख रहे हो ये थर्ड वाला चेन होइस्ट है जिसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 3 टन। तो 2 टन और 3 टन ग्रिप होइस्ट आपका 2 टन हो गया, ये आपका 3 टन हो गया। तो अगर आप इसको यूज करने का रीजन ये है कि आपका जो परमानेंट एंकर है, ये आप देखोगे अगर इसको ये बड़ा करके दिखाया है, ये वाला जो हिस्सा है ये इसको नीचे बड़ा करके हमने दिखाया है। तो इसमें आप देखो ये जो ट्रिपल थिम्बल आई है इसके बीच ये आर्मर्ड रॉड लगा हुआ है। तो ये आर्मर्ड रॉड लगाने का रीजन है कि ये बेसिकली अभी परमानेंट एंकर हो गया है। जब तक आप आर्मर रॉड नहीं लगाओगे, कई लोग क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक क्लैंप लगाया साथ में चेन होइस्ट लगाया और उसी के ऊपर अपना इसको समझ लेते हैं कि ये आपका परमानेंट स्टे लग गया। नहीं, परमानेंट स्टे तब तक परमानेंट नहीं है जब तक आप कंस्ट्रक्शन ये वाला जो लगाते नहीं है आर्मर्ड रॉड गाय ग्रिप। तो ये डेड एंड गाय ग्रिप है, जब तक इसको एंकर के साथ आप टाई नहीं करोगे तब तक ये रिस्क है। हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते जब तक आपका बॉटम कंडक्टर पे, जब तक बॉटम क्रॉस आर्म पे आप आ गए हो, बॉटम क्रॉस आर्म पे आते ही सबसे पहला जो काम है वो इसको लगाना है। उसके बाद ऊपर का इरेक्शन चालू होगा, उसके पहले आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये टेम्परेरी स्टे ही है, इट इज लाइक अ टेम्परेरी स्टे। जब तक ये गाय ग्रिप नहीं लगेगा तब तक ये परमानेंट नहीं होगा। अब आप इसको चेन होइस्ट को ये लगाने के बाद यूज कर सकते हो, लगा हुआ छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, जब तक लाइनमैन नीचे नहीं आते। जब लाइनमैन नीचे आएंगे तब आप चेन होइस्ट निकाल सकते हो और ग्रिप होइस्ट भी निकाल सकते हो। जब तक लाइनमैन टावर के ऊपर है ये तीनों अरेंजमेंट, 2 ग्रिप होइस्ट और 1 चेन होइस्ट और गाय ग्रिप, ये हमेशा हमेशा लगा रहेगा, इसको हटाना नहीं है कभी भी। उसके बाद ये हमारा जिनपोल होता है ईआरएस का। बेसिकली ये हमारा कॉर्नर पे स्लाइड करता है 1 बाय 1। तो आप जैसे पहले हम मैनुअल इरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक कॉलम हमने उठाया जिनपोल से, उसको ऊपर ले गए और उठा के उसके ऊपर हमने रख दिया। तो जब हम इसको उठा के लेके जाते हैं इसके नीचे जो है ना इस पोर्शन में एक लीवर होता है बेसिकली। अभी ये डायरेक्शन इसकी बाहर की तरफ है, आप देखोगे जो जिनपोल है उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है और आपका कॉलम भी बाहर की तरफ है। तो नीचे वाला जो लाइनमैन है वो इसको घुमा के जो इसका ऊपर का जो अपना ये डेविड आर्म है इसको अंदर को घुमाएगा, ऐसे जैसे अभी ये अंदर हो गया है, राइट। तो ये यहाँ से नीचे से घुमाएंगे और ये अपने आप घूम जाएगा और इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है, हैवी नहीं है। इसके ऊपर बैरिंग्स लगे हैं जिससे इसको इजीली आप घुमा सकते हो। ये जो स्लाइडर है ये हमेशा इसके साथ कॉलम के साथ अटैच रहेगा
इसका रीजन यही है कि ये पूरा होल्ड कर रहा है अपने ईआरएस के स्ट्रक्चर को। तो बाकी अभी ईआरएस को कैसे लगाना है, इसको आपका जो जिन पोल है उसको कैसे लगाना है और कैसे उतारना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिकल काम जो होता है वो डिसमेंटलिंग के टाइम पे होता है। जब आप इरेक्शन करते हो सब लोग खड़े रहते हैं उधर, तो सब लोग देखते हैं कि कोई गलती तो नहीं हो रहा, लेकिन जब आप डिसमेंटलिंग पे आते हो तब प्रेशर जीरो हो जाता है और सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं दूसरों में, और यहाँ पे सिर्फ लेबर या एक दो लाइनमैन बच जाते हैं जो कि डिसमेंटलिंग का काम करते हैं। और उसी टाइम पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने का डर होता है, क्योंकि डिसमेंटलिंग इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम आगे चल के उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आपके जो जो क्वेश्चंस होंगे बीच में आप उनको लिखते रहो अपने पास, ताकि जैसे ही हम इसको कंक्लूड करेंगे तो वन बाय वन हम सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आप प्लीज अपने क्वेश्चन जो है आप कहीं ना कहीं अपने नोटपैड पे लिखते रहें। फिर उसके साथ हम सॉफ्टवेयर भी देते हैं ईआरएस का। ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें आप जितने मर्जी लोग एक टाइम में इसको यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जब तक आपके पास हमारा ईआरएस है लिंडसे का, जब तक ईआरएस है आपके पास तब तक आप इसको यूज कर सकते हो। आपके पास अगर सॉफ्टवेयर की कॉपी है आप उसको यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है, सॉफ्टवेयर का यूज करने का रीजन जो है, जितनी आपकी लोडिंग ईआरएस के ऊपर आती है वो सारी लोडिंग को कैलकुलेट करने के बाद एनालिसिस जो है, नीचे आप देखोगे ये लिख रहा है एनालिसिस रिजल्ट शोइंग द इंसुलेटर गाय वायर एंड एंकर लोड्स। तो जो भी एंकर के ऊपर लोडिंग आएगी, जितना भी एंकर के ऊपर लोड आएगा वो यहाँ पे लिखा रहता है। तो हमारे को इसी चीज पे फोकस करना है कि आपका जो लोडिंग है एंकर के ऊपर वो 66 किलो न्यूटन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 66 किलो न्यूटन से ज्यादा है एक एंकर के ऊपर लोडिंग, तो आपको एक की जगह पे वहां पे 2 एंकर लगाने होंगे, ताकि अगर आपका 66 से ज्यादा है तो वो 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए लोड और आपका जो ईआरएस है वो हमेशा सेफ रहे। अगर आपका सपोज करो ये 66 किलो न्यूटन से कम है और आपने एंकरिंग करा और एक्चुअल में जब आपने लोड को टेस्ट किया ड्यू टू लूज सॉइल, मान लो सॉइल बहुत लूज है और वो लोड नहीं ले पा रही है। अब मान लो हमें चाहिए 66 किलो न्यूटन, 66 किलो न्यूटन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5-6 टन के आसपास में रहता है। मान लो उतना लोड नहीं आ रहा है एंकर पे, तो आपको क्या करना है, वहां पे फिर भी 2 ही लगाने हैं, क्योंकि हमें जो अचीव करना है वो 66 करना है। अगर वो लूज सॉइल की वजह से लोड कम ले रहा है, मान लो 2 टन ले रहा है, 3 टन ले रहा है एंकर, तो आपको उसकी जगह पे 2 लगाने हैं। अगर 3 टन ले रहा है तो 2 लगाने हैं, क्योंकि अपने को 6 टन पूरा करना है। ठीक है, तो अगर 2 टन आ रहा है तो 3 लगेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कई बार सॉइल बहुत लूज होती है और आप उसको जितना लोड आता है उतना लेके उसको छोड़ देते हैं। नहीं, जब तक सॉफ्टवेयर ने अगर बोला है कि आपको हर एंकर पे इतना लोड चाहिए तो वो लोड मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि ये जो ईआरएस है ये हमारा सर सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये गाइड स्ट्रक्चर है। जब भी आप देखेंगे इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ये गाइड है, तो गाय लगा है और गाय जो है वो एंकर के साथ अटैच होता है। तो पूरा जो ईआरएस का लोड है वो सारा एंकर में जाता है। तो एंकर्ड होने की वजह से अगर हमारा एंकरिंग अच्छा नहीं होगा तो ये टावर कभी भी आप अच्छा नहीं बना पाओगे और उसमें रिस्क रहेगा कोई भी एक्सीडेंट होने का, फॉल होने का, एंकर फेल होने का। तो एंकर फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपने अगर उस एंकर को लगाने के बाद टेस्ट नहीं किया। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि आपने सपोज करो एक ईआरएस टावर बनाया, उसमें 10 एंकर हैं, तो 10 के 10 एंकर का लोड टेस्टिंग रिजल्ट आपके पास होना चाहिए कि आपने हर एंकर को कितने लोड पे टेस्ट करा। अगर आप नॉर्मल में हमारा जो हाइड्रोलिक मशीन है वो यूज कर रहे हो तो उसमें तो लोड टेस्टिंग मशीन हमारे हमने साथ में प्रोवाइड किया हुआ है आपको, तो उसमें तो साइड पे वो लोड टेस्टिंग हो जाता है। सपोज करो आपने होल को डिग किया, जेसीबी मंगवाई, जेसीबी से गड्ढा किया, गड्ढे में फिर वो आपने एंकर को डाला, एंकर को डालने के बाद आपने उसको मिट्टी को वापस डाल दिया, उसको कंपैक्ट कर दिया,
अब आप कैसे टेस्ट करोगे, क्योंकि वो एंकर ऑलरेडी सीधा है, तो या तो आप सेम मशीन को यूज करो। अगर मान लो मशीन यूज नहीं कर सकते हो तो फिर एक डायनोमीटर आता है, तो जेसीबी से बांध के एक तरफ एंकर से बांध लो, डायनोमीटर लगा के देखो कि उसका लोड रेटिंग कितना आ रहा है, कितने पे कितने तक वो सस्टेन कर रहा है। तो अगर तो वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से है फिर तो फाइन है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी जो है एक ना एक्स्ट्रा परसेंटेज लेके चलता है जिसको हम सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं। तो सेफ्टी फैक्टर ऑलरेडी वो कंसीडर करके चलता है, तो अगर हम उस लिमिट में रहेंगे तो हमारा ईआरएस जो है वो कभी भी फेल नहीं होता है। और दूसरा रीजन जो होता है ईआरएस का फेल होने का, जैसे मैंने आपको पिछला जो ये एग्जांपल बताया था, अगर हमारा गाय ग्रिप, ये जो आर्मर्ड रॉड है, ये वाला गाय ग्रिप जिसको हम बोलते हैं, अगर आपने इसको लगाते वक्त इसके ऊपर जो अंदर की तरफ जहां से ये ग्रिप करता है वहां पे अपॉक्सी लगी होती है, वही अपॉक्सी जो है इसकी पकड़ बनाती है, वही लोड को रोकती है। अगर वो अपॉक्सी उसमें नहीं है, आप उसको पहले लगाने से पहले चेक करो, अगर वो अपॉक्सी नहीं है तो ये जो गाय ग्रिप है इसको आप यूज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। इसको उठा के आप बाहर फेंक दें, साइड पे रख दें, ताकि ये मिक्स ना हो आपके सिस्टम के साथ। तो अपॉक्सी को चेक करना बहुत जरूरी है। हम रिकमेंड करते हैं जर्नली कि जो गाय ग्रिप है इसको आप दो बार से ज्यादा यूज ना करें। और अगर आपका गाय ग्रिप 90 डेज से पुराना हो गया है या 3 महीने 4 महीने से पुराना हो गया है और कॉन्टिन्यूसली यूज नहीं हुआ है, एक बार यूज होने के बाद, तो आप उसको यूज ना करें। लेकिन अगर आप उसकी एपॉक्सी है और आप उसको लगा रहे हो तो आपको ये देखना है कि वो एपॉक्सी उसमें लगी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हटा दें। ठीक है सर। नेक्स्ट, ये हमने सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर लिया। ये सॉफ्टवेयर हमें क्या बताता है, आपका लोड कितना आएगा एंकर के ऊपर, ये सारी कैलकुलेशन ये सॉफ्टवेयर हमें बताता है। अच्छा, उसके बाद जो आपका कॉलम सेक्शन है वो हमने ऑलरेडी आपको पता है कि 95 केजी का है, वेरी लाइट वेट है, और इसका जो डिजाइन है इट इज एज पर योर लैटिक स्ट्रक्चर। इसमें इनबिल्ट फुटस्टेप हैं, अगर आप देखोगे ये जो कॉलम है इसमें ये वाला जो है दिस इज द फुटस्टेप। अपना जो परमानेंट टावर होता है उसमें बोल्ट लगे होते हैं, लेकिन वो बोल्ट होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, राइट। ये लेकिन अंदर की तरफ ही है। जैसे ये लाइनमैन चढ़ रहा है तो ये फुटस्टेप के ऊपर चढ़ रहा है। हर फेस पे 4 फुटस्टेप लगे हैं, एक कॉलम में 16 फुटस्टेप लगे हैं। ठीक है, हर कॉलम में 16 है, चारों फेसिस पे एक है। तो एक जो लाइनमैन है वो 4 लाइनमैन इसके ऊपर एक साथ चढ़ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं फ्रीली। अच्छा, उसके बाद सर हमारा फाउंडेशन प्लेट आ गया, फिर हमारा गिम्बल है। पहले हम फाउंडेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो फाउंडेशन है ये हमेशा आपको फ्लैट सरफेस पे लगाना है। आप देख रहे हो आपका जो सरफेस है ये फ्लैट होना चाहिए। अभी इसका डायमेंशन 2 बाय 2 का रहता है। ठीक है, तो आपको अगर स्लोप एरिया है, मान लो हिल का स्लोप है, उसमें लगाना है। आप बोलोगे सर हमें फ्लैट सरफेस नहीं मिल रहा, तो वो जो 2 बाय 2 का एरिया है उसको आपको काट के फ्लैट करना है खाली, दैट्स इट। ताकि आपका जो गाय प्लेट है वो फ्लैट रहे, प्लेन एरिया पे रहे। ठीक है, सिर्फ इसका ध्यान रखना है। और इसमें जो ये फाउंडेशन स्टेक है लगी हुई है, एक, ये 2, 3 और एक पीछे 4, ये फाउंडेशन स्टेक जो है ये जब हम इरेक्शन शुरू करते हैं, कॉलम को उठाते हैं, इनिशियली जो 2 कॉलम लगा के उठाते हैं ताकि वो ड्रैग ना हो, इस वजह से लगाते हैं। जब ये वर्टिकल हो जाएगा ईआरएस, बिल्कुल सीधा हो जाएगा 90 डिग्री पे, तो इसका जो ईआरएस का पूरा लोड है वो नीचे की तरफ रहता है, वर्टिकली रहता है। तो आपका जब ईआरएस का काम हो जाए, सब कुछ लग जाए, तो आप इसको निकाल सकते हो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ये स्लाइड नहीं करेगा, तो इसको खाली स्लाइड ना हो इनिशियली उस पर्पस के लिए लगाते हैं। ठीक है सर। अगर आपको लग रहा है आपको सेफ्टी, एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके इसको लगा के छोड़ना है, आप लगा के छोड़ भी सकते हो, दैट इज नॉट इशू। और दूसरा फिर हमारा ये गिम्बल आ गया। गिम्बल का काम है, इसमें 360 डिग्री का रोटेशन रहता है। ये जो गिम्बल है ये 360 डिग्री सर्कुलर रोटेशन होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों डायरेक्शन में ये 180 डिग्री घूम सकता है। ठीक है, तो इसमें जब भी आप इसको लगाते हैं, मान लो टेंशन के केस में ये एंगल को अपने आप बाइसेक्ट कर लेगा।
कई बार क्या है कि कुछ एरर रह जाता है जब आप टेंशन टावर लगाते हो, क्योंकि टेंशन टावर के केस में लाइन एंगल होता है, उसमें बड़ा लाइन एंगल होता है, और मान लो हमने बाइसेक्शन किया है लेकिन वो अच्छे से नहीं हुआ इनिशियली, ठीक है। अगर तो आप सर्वे करके लगाते हो फिर तो सर्वे वाला आपका जो बाइसेक्शन निकाल के देगा आपको। अगर सर्वे से नहीं किया, आपने सर्वे वाले को नहीं बुलाया, एक रफली आपने बाइसेक्ट कर लिया लाइन एंगल को, तो ये जब भी आप इस पे कंडक्टर का लोड डालोगे ये एग्जैक्ट उसको बाइसेक्ट कर देगा ड्यू टू द लोड ऑन द ईआरएस टावर। तो ये टावर अपने आप घूम जाएगा, विच इज ओके। वो घूमना इज नॉट अ बैड थिंग, वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उसको ऐसा बनाया गया है। अच्छा, उसके बाद फिर ये जैसे मैंने आपको बताया, ये जो फाउंडेशन को आप स्टेक्स लगा के, ये जैसे स्टेक्स हैं, ठीक है, ये सब लगा के इसको आप लगा सकते हो। ओके, और उसके बाद हमारी गाय प्लेट है। ये गाय प्लेट में चारों तरफ तीन तीन होल हैं। इसका मतलब ये है कि हर प्लेट पे आप 3 स्टे वायर लगा सकते हो, ठीक है, हर प्लेट पे। तो जो स्टे वायर है, अगर आप सिंगल लगा रहे हो तो मिडल वाले होल में लगाना है। अगर 2 स्टे लगा रहे हो तो जो कोने के 2 होल हैं, बीच वाले को छोड़ दो, कोने वाले जो 2 होल हैं, अगर 2 लगा रहे हो तो कोने वाले दोनों होलों को यूज करना है। अगर 3 लगाने हैं तो फिर तीनों को यूज करेंगे, फिर हम सारे होलों को यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा बीच में है गाय प्लेट, ये सारा इसमें सैंडविच होता है। जैसे ये एक हमारा गाय प्लेट है, इसके ऊपर कॉलम है, कॉलम के ऊपर एक और कॉलम आएगा, जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे, जैसे ये गाय प्लेट हमारा लगा हुआ है ना। तो ये पूरा दोनों कॉलम के बीच में हमेशा सैंडविच रहता है। जो एज पर IEEE हमारा स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि ये जो गाय प्लेट है, फॉर द सेफ्टी इट शुड बी सैंडविच बिटवीन द 2 कॉलम्स। तो अगर ये सैंडविच रहेगा तो जो बोल्ट है, ईआरएस का जो बोल्ट है, वो इसके बीच में से निकलेगा, जैसे ये लग रहा है, राइट। तो ये इसके बीच में से निकलेगा, तो इसका कोई पॉइंट ही नहीं है कि ये इधर उधर स्लाइड करे। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। अच्छा, उसके बाद हमारा जो पोस्ट इंसुलेटर सपोर्ट है, ये जो आपने पोस्ट इंसुलेटर जब आप लगाते हो तो ये सपोर्ट है, तो ये आप बॉक्स सेक्शन की जगह पे इसको भी यूज कर सकते हो। अब ये गाय प्लेट पे लगा हुआ है, तो क्योंकि ये गाय प्लेट का ये जो होल आपने यूज कर लिया, तो इसके आगे एक और एक्स्ट्रा होल रहता है, उसको आप इसमें यूज कर सकते हो जो अपना स्टे वायर लगाने के लिए। तो ये क्रॉस आर्म बनाने के लिए आपको एडिशनल स्ट्रेंथ भी देता है, और जो कंप्रेशन लोड होता है इंसुलेटर का उसको भी ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये आप इसको यूज कर सकते हो फॉर द क्रॉस आर्म, मेकिंग द क्रॉस आर्म असेंबली। अच्छा, उसके बाद सर हमारे पास आती है एक्सटेंशन स्ट्रैप असेंबली। तो एक्सटेंशन जो स्ट्रैप असेंबली है, इसका काम है जो आपका कंडक्टर का लोड है, जैसे ये कंडक्टर आपका लगा हुआ है, तो ये लोड यहाँ से ट्रांसफर होता है, यहाँ से जाके ये जो स्टे वायर है, ये पीछे वाला, इससे इसके थ्रू ये ग्राउंड में चला जाता है लोड एंकर में, ठीक है। तो ये आपको हमेशा इसको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको लगाएं, ठीक है, तो ये वाला जो आपका लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो आपका होल है, जैसे ये यहाँ पे जो फ्रंट वाले होल में लगा है, ठीक है, और ये फ्रंट वाले होल में लगा होना चाहिए। नंबर 3, ये जो यहाँ पे बोल्ट एक लगा हुआ है, ये वाला, ये आपका टाइट रहना चाहिए। तो ये आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। ये स्ट्रेट होनी चाहिए लाइन। दूसरा, जो बोल्ट है वो अंदर जो सबसे एक्सट्रीम जो राइट वाला जो कॉर्नर है, जो उसमें जो आपका होल है, ये उसमें लगेगा। तीसरा, ये वाला जो आपका बोल्ट है ये टाइट रहना चाहिए। और चौथा तो आपको पता ही है कि ये जो इंसुलेटर की स्ट्रिंग है वो यहाँ पे आके आपको डी साइकिल के साथ अटैच करनी है, ठीक है सर। नेक्स्ट, ये आपका आ गया ओवरहेड ग्राउंड वायर ब्रैकेट। जो आपका जो ओवरहेड ग्राउंड वायर होती है, उसको लगाने के लिए ये जो टॉप है ईआरएस का, उसमें जो गाय प्लेट लगता है, उसी के साथ आप इसको किसी भी एक कॉर्नर में ये जो ओवरहेड ग्राउंड वायर ब्रैकेट है, इसको आप लगा सकते हो। इसमें आप ये हुक देख रहे हो, ये जो हुक है बेसिकली यहाँ पे आप अपना जो ग्राउंड वायर का हार्डवेयर है, सस्पेंशन या फिर टेंशन क्लैंप, उसको यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। जनरली वो सस्पेंशन क्लैंप होता है, उसको यहाँ पे लगा के अपना अर्थ वायर भी लेके जा सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू यूज
or not. If you want to use, you can use like this. फिर हमारे पास स्टैंडर्ड नट बोल्ट आते हैं जो कि हम ERS के लिए यूज करते हैं, जो 2 साइज आते हैं इनके। और ये जो स्टैंडर्ड अपना नट बोल्ट हैं, हम हमेशा रिकमेंड करते हैं आप लिंसे से लो। और कई पार्टीज इसको बाहर से परचेज कर लेती हैं, और जब भी आप टावर लगाते हैं तो ये फेलियर का चांस बनता है। तो ये जो बोल्ट है हमेशा आपको मिक्स नहीं करना, हमेशा ERS का जो बोल्ट है जो लिंसे सप्लाई करता है आपको उसी को यूज करना है इसमें। उसके बाद जितना भी ट्रांसपोर्टेशन आपको कंटेनर में करना है, आप उसको देखो, एक पूरे कंटेनर में 32 कॉलम आप डाल सकते हो। टोटल 20 फीट का जो कंटेनर होता है उसमें जो 10-10 फीट के 20 कॉलम आ सकते हैं। अब बाकी का जो मटेरियल है, या तो आप बीच में एक लाइन छोड़ के उसमें बाकी का जो आपका हार्डवेयर है वो सारा आप इसमें एक भर के पूरा का पूरा कंटेनर एज इट इज यू कैन शिफ्ट टू द साइड। और वहां पे कंटेनर को शिफ्ट करने का फायदा ये भी रहता है कि आपका सारा सामान जो है वो इंटैक्ट रहता है। आपको लूज लेके जाना है ट्रक में डाल के, दैट ऑल्सो यू कैन डू। अब आप लेफ्ट साइड पे देखोगे, ये जो हमने ERS है ये हमने 400 kV में लगाया था, और ये ट्विन बंडल पर फेज था। और ये जिंदल का एक ट्रांसमिशन लाइन है तमनार में, 350 किलोमीटर का है, जो कि पावर ग्रिड के साथ उनका जो प्लांट है उसके साथ लीलो हो रहा है। तो ये हमने बाईपास इसको किया था, और ये जैसे 1 2 3 पूरे कॉलम लगा के ये टावर इनको डिसमेंटल करना था, सस्पेंशन नीचे ये वाला जो था एक टेंशन टावर इनको बनाना था जहां पे लीलो होना था। तो लाइन इन लाइन आउट। तो बेसिकली इसी को इसको हटाने के लिए और इसको लगाने के लिए इन्होंने ERS यूज किया था। ये वन ऑफ द पर्पस ऑफ द ERS। तो एक टाइम पे उनका एक सर्किट हमेशा चालू कंडीशन में था। फिर ये अलग अलग एग्जांपल हैं ERS की, जो कि वर्ल्ड वाइड हम इसको यूज करते हैं। ये MPPTCL का है, भोपाल का है। और आई थिंक ये जो था ये 2014 में हमने बनाया था भोपाल के पास में ही। और ये जो है आई थिंक ये रेलवे क्रॉसिंग भी है, बिकॉज इट हैज अ रेलवे लाइन था यहाँ पे, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। तो ये रेलवे क्रॉसिंग भी था, ठीक है। तो जहाँ पे हमने ERS को लगाया था, और उसका शायद हाइट रेज होना था आपका जो लाइन था, तो उसमें हमने आउटेज लिया था, रेलवे से भी आउटेज लिया था। आई थिंक 3-4 घंटे का लिया था, नॉट मोर देन दैट। तो उसी के दौरान हमने ये काम किया था। उसके बाद आपका ये यस सेम जो इरेक्शन हो रहा था वहाँ पे, कैसे कैसे हमने किया था वो सब इसमें विजिबल है। आप इसमें देखोगे ये जो 2 हैं ये टेम्परेरी स्टे है। मैंने आपको बताया जब भी आपको बॉटम क्रॉस आर्म तक जब आप आते हैं, जैसे ये बॉटम क्रॉस आर्म है पीछे जो लगा हुआ है, ये बॉटम फेज है आपका, ठीक है। बॉटम फेज पे जाके आपका परमानेंट एंकर परमानेंट स्टे लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बॉटम क्रॉस आर्म का हाइट भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप बीच में भी एक गाय प्लेट लगाओ और उसमें परमानेंट स्टे कर सकते हो, ताकि ये नीचे वाला जो पोर्शन है अगर ये ज्यादा लंबा हो जाएगा तो उसमें भी बकलिंग का चांस बन सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर इसका हाइट 5-6 कॉलम से ज्यादा होता है बॉटम में, तो बेटर टू यूज गाय प्लेट इन बिटवीन, ठीक है। और ये जो है देखिए टेम्परेरी स्टे है, ये लगा हुआ है, दूसरा भी लगा हुआ है। अभी इधर लाइनमैन काम कर रहे हैं, राइट। तो ये इन लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद आई थिंक ये बॉटम क्रॉस आर्म पे जाएंगे और अपना टेम्परेरी परमानेंट स्टे लगाएंगे। तो ये जो MPPTCL का ही है आपका, दूसरा जो है ये दोनों दूसरे एंगल से हमने दिखाया हुआ है आपको। फिर लिंडसे का जो स्ट्रक्चर का BOQ है वो आप खुद भी बना सकते हो, अगर आप हमें बोलोगे हम भी आपको बना के दे सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को अभी एक्सपीरियंस हो ही गया है, तो आप बना सकते हैं इसको। तो ये एक स्टैंडर्ड जो स्कोप ऑफ सप्लाई होता है, इसमें खाली दिखाने का रीजन ये है कि आपका फाउंडेशन प्लेट कैसा है। अगर कोई नया आदमी है जिसको आपको बताना है, तो उस पर्पस के लिए ये जो प्रेजेंटेशन है मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। तो
तो ये कभी भी आप फ्यूचर में ये देख सकते हो कि कौन सा आइटम क्या है। जैसे ये कॉलम है तो ये कॉलम दिखा दिया इसको, फिर आपका नीचे ब्रैकेट है, ओवरहेड ग्राउंड वायर ब्रैकेट, ये दिखा दिया। तो हर आइटम को दिखाया गया है कौन सा आइटम क्या है। अभी जैसे ये कंडक्टर हार्डवेयर है, ये सारा हार्डवेयर आपको दिखाया है कि कैसे कैसे कौन कौन सा हार्डवेयर है। सस्पेंशन का भी है, टेंशन का भी है, और ये जो ड्राइंग है ये ऑलरेडी आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो ये कभी भी आप लोग जो हैं इस ड्राइंग के अकॉर्डिंगली, अगर आपका 220 का लाइन है तो ये ड्राइंग डिफरेंट होता है, अगर 400 का है तो ये डिफरेंट होता है, 132 का है तो ये डिफरेंट होता है। तो ये सारा ये जो ड्राइंग्स हैं आप लोगों के पास ऑलरेडी हमने सबमिट किया हुआ है, जिसको कि आप टाइम टाइम पे यूज करते रहते हैं। तो फिर इसके बाद ये इंसुलेटर के बारे में बताया है, कौन सा इंसुलेटर क्या है, पोस्ट और सस्पेंशन में क्या फर्क है, वो सब इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट जो गाय वायर का आ गया डिटेल, ठीक है। ये जैसे थिम्बल क्लेविस, इसको हम थिम्बल बोलते हैं, ये आपका गाय ग्रिप है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जब तक ये नहीं लगेगा तब तक आपका जो एंकर है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी ही है। और इस आइटम के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको ये चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये कंज्यूमेबल भी है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो पॉक्सी लगी होती है वो 2-3 बार लगाने से वो निकलना शुरू हो जाता है। तो बेटर यही है कि जो बाहर की जो एडवांस जो हमारी कंट्रीज हैं वहाँ पे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक दो बार यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसको, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीज़न, ठीक है। और उसके बाद ये गाय स्ट्रेन इंसुलेटर है। ये जो इंसुलेटर होता है, ये पर जो आपकी फ्रंट स्टे होती है, जिस तरफ कंडक्टर होता है ये उसी तरफ लगता है, ताकि आपका कंडक्टर और स्टे वायर का इंसुलेशन बना रहे। तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम होती है आपका सस्पेंशन इंसुलेटर, खाली इसके ऊपर रबड़ नहीं लगा होता, बीच वाला जो रॉड है वो सेम रहता है, ठीक है सर। तो अभी ये हमारे एंकरिंग है, बेसिकली ये मंटारे एंकर है, ये भी आप लोगों के पास है। फिर इसको हम मार्श एंकर बोलते हैं, ये जो हेलिकल एंकर है मार्श एंकर बोलते हैं, जो लूज सॉइल होता है, रिवर बेड होता है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। और ये मैनुअली इंस्टॉल होता है और आपको जैसे घुमा घुमा के इसको डालना होता है जमीन में, तो उसके हिसाब से ये इंस्टॉलेशन होता है। उसके बाद रॉक एंकर वहां यूज होता है जहां पे आपका प्योरली हार्ड सॉइल हो, सॉरी रॉक हो, हार्ड रॉक, जैसे बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं। अगर छोटा बोल्डर है तो उसमें लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर टेंशन आएगी तो उसको खींचेगा। तो जहां पे आपका हार्ड सॉइल है, सॉरी हार्ड रॉक है, वहीं पे आप इसको यूज करें, तभी इसका फायदा है। उसका ये सारा असेंबली इरेक्शन टूल का सेट है। सर मैं फास्ट तो नहीं चल रहा, अगर कुछ आपको लग रहा है मैं फास्ट चल रहा हूँ तो मैं स्लो कर सकता हूँ इसको। नहीं, बहुत बढ़िया चल रहे हो, कोई फास्ट नहीं है। ठीक, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद सर हमारा ये असेंबली का पोर्शन है सारा, जो हमारा इरेक्शन टूल है। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप कहीं पे भी ईआरएस लगाते हैं, हमेशा जब आप टूल्स को उतारते हैं, क्योंकि टूल्स लगाने में भी यूज होता है, टूल्स ईआरएस को डिसमेंटलिंग करने के लिए भी यूज होता है। तो जब भी आपको ईआरएस को उतारना है और कंटेनर में आप टूल्स को रखते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो टूल में अगर कुछ आपको डिफेक्ट लगता है या कोई वियर एंड टियर आपको दिखाई देता है, तो उस टूल को इमीडिएटली निकाल के आप साइड पे रख दो, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, इमरजेंसी होगी, जब भी आप इसको निकालोगे हफड़ा दफड़ी रहेगी कि जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ, है ना। तो बेटर ये है कि उस टाइम पे आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप उसको इंस्पेक्शन कर सको टूल्स की। तो टूल्स में कभी भी कोई भी वियर एंड टियर है तो उसको कंटेनर में डालने से पहले, जब भी आप ईआरएस उतारते हो कंटेनर में डालने से पहले उसको एक बार इंस्पेक्शन करें थोरोली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टूल ही आपका सारा कुछ है इसमें ईआरएस में। तो अगर कोई वियर एंड टियर लगता है तो उसको इमीडिएटली हटा दें। कुछ आपको लग रहा है कि रेक्टिफाई हो सकता है तो उसको रेक्टिफाई करा लें। जैसे आपका मशीन, हाइड्रोलिक मशीन है, तो उसको हम जैसे बोलते हैं कि अगर आपको 3 महीने तक यूज नहीं करना है तो उसका जो बैटरी का जो कनेक्शन है, टर्मिनल है, उसको हटा के रखें, ताकि वो बैटरी डिस्चार्ज ना हो। जब भी आप यूज करें तो उसको दोबारा से जोड़ लें
तो आपको वो जो बैटरी है वो चार्ज मिलेगी। अगर टर्मिनल नहीं हटाया तो वो बैटरी जो है धीरे 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 अपना डिस्चार्ज हो जाएगी। तो अब जब आप यूज करोगे तो वो ऑन ही नहीं होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके टूल्स है ना उनको अच्छे से थॉरोली चेक करके फिर आप रखें। कुछ आपको लग रहा है कि कुछ टूल काम नहीं कर रहा तो उसको रेक्टिफाई करा लें, अगर रेक्टिफाई नहीं हो सकता तो उसको रिप्लेस करा लें मीनवाइल, क्योंकि उस टाइम आपके पास टाइम रहेगा। तो ऐसा ही हमारा हाइड्रोलिक पावर यूनिट है, ये वाला जो मेंटर है, जो ये जो इंस्टॉलेशन टूल है, इसमें आपका हैमर भी होता है, इसमें मशीन भी होता है, इसमें आपका लोड टेस्टिंग किट भी होती है। ठीक है, तो लोड टेस्टिंग किट का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया है कि जब भी एंकरिंग करते हैं तो उसको टेस्ट करें ताकि आपको पता चले कि वो कितना लोड सस्टेन कर रहा है। तो अगर वो मशीन चालू है तो इजीली कर लोगे, नहीं तो फिर वही जेसीबी बुलाओगे, डायनोमीटर लगाओगे, वो चेक करना पड़ेगा। तो वो एक अलग टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है। तो मैंने जैसे बोला आपको कि हम जब जब भी टेम्परेरी स्टे लगाते हैं तो दो दो जगह पे हमने ट्रिफर लगाए थे। ठीक है, अभी हमने 8 ट्रिफर इसीलिए हम देते हैं ताकि नीचे भी 4 लगे, क्योंकि चारों तरफ एक एक ट्रिफर लगेगा हर एंकर पे। तो नीचे भी एक एक लगेगा, उसके ऊपर भी एक एक लगेगा, तो 2 आपका टेम्परेरी स्टे हो गया। तो उसी के लिए ये 8 जो है ट्रिफर ये दिए गए हैं। ठीक है, एंड फिर ये देखो जो मैंने दोबारा आपको दिखाया है, जैसे ये नीचे जो कंस्ट्रक्शन ट्रिफर्स हैं, ये नीचे वाला जो है ये भी 4 लगेंगे, हर एंकर पे एक लगेगा। तो ये वाला है नीचे वाला। ठीक है, जो आपका ग्रीन स्लिंग के साथ लगा हुआ है यहाँ पे। और ये वाला जो ऊपर वाला है ये आपका इधर जा रहा है, यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, और ये वाला जो है ये आपका टॉप पे जाएगा, जहां पे आपका बॉटम बॉटम क्रॉस आर्म लगेगा सीधा। तो ये वहां पे लगेगा जाके। ठीक है सर, उसके बाद ये टूल आगे रैचेट वैचेट ये तो सब आपको पता ही है। तो पुलिंग आई का भी आपको पता ही है, एंकरिंग के टाइम लगाते हैं। तो ये सारे टूल्स हैं, वायर कटर है, ये सब आप कंस्ट्रक्शन यो प्लेट हो गया, ये सब हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो ये ग्रीन स्लिंग है, ये मैं आपको बता दूंगा कि अभी इसको लगाना कैसे है। इसको मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ अभी पीडीएफ, उसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपको डूज एंड डोंट्स। मैं इसको प्रेजेंटेशन को सम अप करूंगा इसके बाद, खाली उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आप इरेक्शन और डिसमेंटलिंग करते हो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, बिल्कुल उसकी तरफ देखना भी नहीं है। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं अभी वो 10 लाइनें हैं उनके उनके ऊपर आई विल सम अप। ठीक है, तो उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो हम ले लेंगे। और ये लाइनमैन का वर्किंग प्लेटफॉर्म है, ये ऐसे कुछ यूज होता है, ये हमने आपको भी सप्लाई किया हुआ है। अगर लाइनमैन क्रॉल करके इंसुलेटर के साथ अदर साइड पे नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते, तो आप इसको अपना यहाँ पे वर्किंग प्लेटफॉर्म लगा के अपना इजीली काम कर सकते हो सेफ्टी के साथ। फिर ये टूल्स आ गया, ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो इरेक्शन जो आपका मैनुअल एंकर इंस्टॉलेशन टूल जो हेलिकल एंकर है, ये 3 बंदे एक तरफ 3 बंदे एक तरफ, इसको सीधा घुमाते रहो आप, ये जाता रहेगा जमीन में। तो ये लूज बेड, जहाँ पे भी रिवर बेड होता है लूज सॉइल के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये कंटेनर का डिटेल है ये सारा, ये तो आप लोगों के पास ऑलरेडी है ही। तो मैं सर अभी इसको सम अप कर रहा हूँ। आपका जो भी सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट सेफ्टी एंड मेंटेनेंस गाइडलाइंस, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपके दिमाग में इस प्रेजेंटेशन को लेके कोई क्वेश्चन है तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं आई वुड बी हैप्पी टू आंसर वन बाय वन। थैंक यू रणवीर जी, आपने बहुत ही अच्छा कवर किया और सारे एस्पेक्ट पे आपने उसको हाईलाइट किया ताकि हम लोग को एक रिफ्रेशर टाइप का है। अभी सभी लोग तो हमारे यहाँ है, ईआरएस का इलेक्शन का काम चल ही रहा है, काफ़ी जगह यूज़ कर रहा है, और ये हमारे लिए रिफ्रेशमेंट जैसा रहा कोर्स ये। और डेफिनेटली सभी को का नॉलेज जो है वो एक लेवल ऊपर गया होगा। मैं ही सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा था। सर आपने एक बताया था कि हार्ड रॉक पे भी ईआरएस हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसमें जो मतलब ये आपने सप्लाई किया क्या हार्ड रॉक में जो
हाँ सर, इसमें हार्ड रॉक ड्रिल भी है और इसमें आई थिंक एंकर भी हैं और ड्रिल बिट भी है। ये भी सप्लाई हुआ है हमारे के साथ जी में। जी जी जी। आई थिंक अंकित जी है ना ये आपके पास? हाँ सर है, ये आप अपने पास भी है सर, और ये एसबी वाला जो माधव का है उसमें भी है, दोनों में है ये। दोनों में है। एंकर सर सेम है, सब में सेम एंकर है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के एंकर। एंकर तो सेम है, लेकिन वो जो कि मतलब अपने जो एमपी में स्टार्टा एक्चुअली हार्ड रॉक बोला नहीं जाता, अपन एसएफआर में चलते हैं यूजुअली, सॉफ्ट रॉक बोलते हैं उसको। तो अब सर अगर अपने वो छोटी सी बिट इंसर्ट कर भी दी, हमें अंदर का नहीं पता कि वो बहुत बड़ा पत्थर है कि छोटा सा चट्टान का टुकड़ा है। और वो जो ये रवनीत जी जो बोल रहे थे कि लोड लेते हैं हम, तो लोड कंपैरेटिव होता है, उस पर्टिकुलर पत्थर को पकड़ के वो खींचेगा तो उसके कंपनी लोड मिल जाएगा हमें। लेकिन वो कितना बड़ा है, क्या वो पूरा ईआरएस का लोड ले पाएगा नहीं ले पाएगा, ये थोड़ा कंफर्म नहीं हो पाता अनटिल अनलेस ये हो कि बहुत बड़ी चट्टानों वाला पत्थर हो। हमने यूज नहीं करा उसको अभी तक। रवनीत जी कुछ इसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं? सर इसमें मेन जो अभी अंकित जी ने बोला है कि इसमें सर एक ही तो वो खाली उतनी जगह होती है जितना एक लाइनमैन का बूट होता है, बूट का जो डायमेंशन होता है, उतना ही खाली जगह होता है उसको अपना लाइनमैन को अपना पैर फंसाने के लिए। इसमें तो लाइनमैन जो है अपना एंगल में कहीं पे भी पैर फंसाएगा, हाथ फंसाएगा, अपना काम कर सकता है। तीसरा, इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है सर, अगर कोई इधर अपना डिजाइन का आदमी बैठा है बीच में, तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो यही पॉइंट इम्पैक्ट करता है कि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे हाइट पे, तो अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो उसकी बकलिंग कम होगी, अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो उसकी बकलिंग ज्यादा होगी। बकलिंग से मेरा मतलब ये है बेंडिंग। आपका टावर में बेंडिंग होगा जब भी आप ज्यादा हाइट पे जाओगे। उससे क्या नुकसान होता है, मान लो आपने 2 ईआरएस के टावर लगाए लेकिन वो बेंड हो गया जब आपने कंडक्टर का लोड डाला। अब कंडक्टर का लोड जैसे ही डालेंगे तो कंडक्टर जो मिड स्पैन में जो नीचे आएगा, आपकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको वायलेट करेगा। तो उसके लिए फिर आपको एक और ईआरएस लगाना पड़ेगा बीच में, ताकि आप उसको क्लियरेंस को मेंटेन कर सको। तो जहां पे लिंडसे का आप 2 लगाओगे, वहां पे हो सकता है बाकियों के ड्यू टू द बेंडिंग आपको 3 लगाने पड़े। तो जब आप ज्यादा ईआरएस लगाओगे, अच्छा इसमें सर सबसे ज्यादा है कि आपका हमारा जो लोड है ना, वो ईआरएस में पूरा बैलेंस होता है, क्योंकि जहां पे हमारा गाय प्लेट लगा होता है तो वहीं पे आप स्टे वायर यूज कर सकते हो। वो उनके में क्या है कि आप जहां मर्जी लगा लो, लेकिन हम उसमें इस बात पे एग्री नहीं होते, क्योंकि आप जहां मर्जी नहीं लगा सकते हो। जहां पे आपका फ्रंट में लोड है, जहां पे आपका कंडक्टर का लोड है सर, उसी के ऑपोजिट जहां से वो लोड को ट्रेवल करना है पीछे की तरफ, वहीं पे आपका स्टे अगर होगा तो वो मैक्सिमम आपका जो लोड है वो ट्रांसफर करेगा जमीन में। नहीं तो वो आपका जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर, हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हमें तो सर ये मेन जो 3 पॉइंट है सर वो हैं। बाकी लिंडसे का सर आफ्टर सेल सपोर्ट है डायरेक्ट इंडिया में। तो एसबीबी का कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो टेक्निकली आपसे डील कर सके, आपको डिस्कस कर सके, कोई प्रॉब्लम आए आपको बता सके कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जी सर, थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट। मैं अनिल लाठी बोल रहा था। रवनीत जी, एक्चुअली हमारे यहाँ जो भी इंसिडेंस हुआ है जनरली डिसमेंटलिंग के समय हुआ है, तो थोड़ा डिसमेंटलिंग के समय क्या क्या सेफ्टी उनको विशेष रूप से रखना, थोड़ा उसके संबंध में आप अगर एक बार फिर बता देंगे तो और अच्छा रहेगा, सभी को थोड़ा नॉलेज ले लेंगे। 3-4 पॉइंट उसमें डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग द डिसमेंटलिंग, क्योंकि डिसमेंटलिंग सर बिल्कुल ऑपोजिट है इरेक्शन का। सबसे पहला तो अपने को ये समझना है, जो काम आपने सबसे लास्ट में किया है जब आपने ईआरएस को लगाया, तो डिसमेंटलिंग के टाइम में वो काम आपको सबसे पहले करना है। तो ये एक थंब रूल है, ठीक है सर।
और दूसरा इसका सबसे बड़ा थंब रूल ये है कि जो बॉटम की 4 स्टे लगी हुई है, बॉटम की जो 4 परमानेंट स्टे लगी हुई है, जब तक आप बॉटम कंडक्टर तक नहीं आते, जैसे ये बॉटम की स्टे लगी है यहाँ पे, ठीक है सर, ये बॉटम का स्टे लगा हुआ है, राइट। आप जब तक ये वाले कॉलम पे आते नहीं है उतरते उतरते, तब तक आपको इसको खोलना नहीं है, नंबर 1। और जब भी आप इसको खोलेंगे, सपोज करो ये परमानेंट स्टे लगा है ना सर, जब भी इसको खोलना है उससे पहले ये वाला जो नीचे टेम्परेरी स्टे हम लगाते हैं 2, ये वाला ग्रीन वाला है ना सर, तो ये सबसे पहले ये लगा होना चाहिए। मतलब हम तो ये बोलते हैं कि सर थंब रूल ये है कि जब भी आदमी टावर के ऊपर चढ़े, ईआरएस के ऊपर कोई भी लाइनमैन अगर पैर रखता है, तो सबसे पहले ये जो ग्रीन वाला जो टेम्परेरी स्टे है, दोनों 2 सेट ये लगा होना चाहिए। क्योंकि आप याद करें, जब भी आप ईआरएस लगाते हैं, ये जो ग्रीन वाला जो सेट है ना सर, जो टेम्परेरी स्टे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हम सबसे लास्ट में उतारते हैं, जब लाइनमैन नीचे उतर रहा होता है, तो वो इसका जो हुक है वो खोलते हुए नीचे आता है, इफ यू रिमेंबर। तो ये सर सबसे पहला काम ये करना है, जब भी लाइनमैन ऊपर रहेगा तो ये टेम्परेरी स्टे लगा होना चाहिए। और जो एंकरिंग के पॉइंट पे जो आप चेन होएस्ट लगाते हो और ग्रिप होएस्ट लगाते हो, उसमें आपको हमेशा ये चेक करना है कि वो हमेशा पॉजिटिव होल्ड में रहे। पॉजिटिव होल्ड का मतलब उसके ऊपर टेंशन रहनी चाहिए। और दूसरा, आप इरेक्शन के टाइम में जो आदमी आपने यूज किए थे, मैं ये रिकमेंड करूंगा सर, जब आप डिसमेंटलिंग करो, उन्हीं के थ्रू आप डिसमेंटलिंग भी कराओ, क्योंकि उसको पता रहता है कि कहाँ उसने क्या क्या चीज यूज किया था, उसके बैक ऑफ द माइंड उसमें रहता है। और सबसे बड़ा कि कोई नया आदमी आपको कभी भी उसमें ग्रुप में नहीं लेके आना, क्योंकि जो नया आदमी है सर, उसको नहीं पता कि हमने चेन होएस्ट क्यों लगाया, ग्रिप होएस्ट क्यों लगाया, आर्मर्ड रॉड क्यों लगाया। आपने उसको बोला कि सपोज करो किसी ने उसको बोला अरे जाओ और जाके वो चेन होएस्ट को हल्का सा लूज कर दो। अब वो चेन होएस्ट को लूज करने की बजाय उसने अगर ग्रिप होएस्ट या गाय ग्रिप को लूज कर दिया, तो सर जो लाइनमैन जो टावर के ऊपर है ना सर, ही विल बी इन द प्रॉब्लम। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ सर कि हमेशा साइड पे वही लोग रहें जो ऑलरेडी इसको यूज करते हैं। कोई भी बाहर से नया आदमी, जब आप ईआरएस लगाने लग रहे हो तब आप किसी भी नए आदमी को ले सकते हो, वो ट्रेंड हो जाएगा सर लगाने में, ठीक है। लेकिन जब डिसमेंटलिंग के टाइम पे कोई नया आदमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको नहीं पता कि अगर वो कौन सा गलती करेगा उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, उसको नहीं पता। तो हमेशा ये अपने को ये जो 4 स्टे का मैंने बताया सर, ये हमेशा लगा रहना चाहिए, ठीक है। और आपका जो लाइनमैन लोग हैं जो ऊपर चढ़े हुए हैं, अब उनको सबसे ज्यादा दे नो व्हाट इज हैपनिंग ऑन द टावर, तो उनको भी थोड़ा अपना चारों तरफ ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन आदमी थोड़ा ऐसा कोई काम ना करे जिसकी वजह से वो लोग प्रॉब्लम में आ जाएं। तो जो साइट इंस्ट्रक्टर है ना सर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अपना काम कर, मैंने सर ट्रेनिंग के टाइम पे खुद देखा है, मैं आपको ऐसा इंसिडेंट बता रहा हूँ, अगर मैं उस चीज को नोटिस नहीं करता तो देयर वुड बी ए वेरी बिग एक्सीडेंट एट द साइट। तो वो मैंने ऐसे ही बोला लाइनमैन को, मैंने कहा यार ऐसा, वो किसी लेबर को बोला कि इसको थोड़ा लूज करो, अब वो भाई साहब उठा के आर्मर्ड रॉड को खोलने में लग गए। वो तो बाई चांस मैंने उसको देख लिया, नहीं तो दैट वुड बी अ फैटल एक्सीडेंट। तो ये सर जो आपका एक साइट इंचार्ज जो है ना सर, जो सेफ्टी इंचार्ज होता है बेसिकली, वो रहना बहुत जरूरी है सर। चाहे बात छोटी मोटी है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ द लाइनमैन। टावर आप कभी भी खरीद सकते हो सर नया, एनी टाइम यू कैन बाय न्यू टावर, न्यू इंसुलेटर, न्यू असेंबली, बट जो लॉस ऑफ लाइफ है यू कैन नॉट रिकवर, वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। रवनीत जी, मैं इसमें सर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ रवनीत जी के इस पॉइंट पे। रवनीत जी वो फोटो दिखाएंगे क्या, ट्रेफर वाली? ये वाली नहीं, वो ट्रेफर लगे ना जिसमें शुरुआत इरेक्शन वाला। हाँ ये वाली सर 2 इंसिडेंट्स हुए हैं अपने यहाँ पे, दोनों ही फैटल हुए हैं। एक सीडी में हुआ था, तो सीडी वाला इंसिडेंस भी ड्यूरिंग द डिसमेंटलिंग हुआ था, और उस एक्सीडेंट के बाद कोविड के टाइम पे ईआरएस लगाया गया था, उसके बाद डिसमेंटल किया गया था टेक सपोर्ट द्वारा। सीधी हिंडाल्को लाइन की बात है ये। तो उस पे ऑलमोस्ट 5 कॉलम लास्ट के बचे थे, बाकी पूरा डिसमेंटल हो गया था।
और फिर जब एक्सीडेंट हुआ, जब मैंने वहां पता किया था कि क्यों हुआ था, उसपे इन्होंने ये जो ट्रिफर दिख रहे हैं 2, जो अभी रवनीत जी ने कहा कि सबसे पहले लगते हैं, सबसे लास्ट में निकलते हैं पूरा सेफ होने के बाद, और फिर जब हम डिसमेंटलिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें इसे फिक्स करना है और फिर स्टेप बाय स्टेप नीचे आना है। उन्होंने ये किया कि वो खोलते चले गए, खोलते चले गए, खोलते चले गए, और जब 5th कॉलम पर आए उन्होंने आखिरी एंकर भी खोल दिया, और जब वो टावर टिल्ट हुआ तो उन्हें समझ में आया कि कुछ भूल गए हैं। फिर वो शायद इस ट्रिफर को अरेंज करने की कोशिश में इधर उधर हुए, तो मीनवाइल टावर ही गिर गया और 2 लोग शायद वहां पे डाई हुए थे उस इंसिडेंस में। तो ये ट्रिफर ना लगने के कारण हुआ। प्लस अभी सर जो अपने यहाँ पे स्वास्तिक वाला बंदा काम कर रहा है 2 बार उसको मैंने सामान इशू किया था भोपाल से, और फिर रिटर्न होकर आया था। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ सर, जैसे यहाँ 2 आपको ट्रिफर दिख रहे हैं, तो मैं 8 सेट ऑफ ट्रिफर देता हूँ हमेशा, कि भाई पहले 3 कॉलम या 4 कॉलम में आप फर्स्ट लगाएंगे। और सर आवाज आ रही है मेरी? संकेत आ रही, बोलिए। उसके बाद 6वें या 7वें कॉलम में दूसरा लगाएंगे। तो जब वो मटेरियल उसने रिटर्न किया स्वास्थ्य वाले ने, तो मुझे वो ट्रिपर ऑलमोस्ट पैक दिखे। मैंने पूछा उनके बंदों से जो काम करने गए थे कि यार ये यूज नहीं किए क्या? तो उनका स्टेटमेंट था कि सर हम नहीं करते, हम रस्सी बांध के करते हैं। तो माइट बी, आई डोंट नो अबाउट एग्जैक्टली कि कैसे हुआ था 400 केवी में, लेकिन वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जनरली उसको अवॉइड करते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो भी यही जिसके यहाँ भी कभी टावर गिरता है या मॉडिफिकेशन के लिए होता है, सामान भेजा जाता है, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें कि जो उसको साथ में हमने सेफ्टी इक्विपमेंट या टीएनपी दी हुई है वो उसी का यूज करे, ना कि जो नॉर्मली रस्सी बांध के लोग करते हैं। तो अब रस्सी छूट जाना, कुछ हो जाना, वो किसी के हाथ में नहीं है। इसकी लोडिंग कैपेसिटी हमें पता है कि भाई ये 2 टन लेगा, मतलब लेगा, और ये 4 लगाने जरूरी है। अगर हम इनिशियली इनको लगा देंगे तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सर जब टावर की गिरने की ज्यादा चांसेस होते हैं जब वो लोडिंग पर रहता है या फिर वो आईडी खड़ा रहा है बहुत दिनों तक। डिसमेंटलिंग के टाइम पे एक्सीडेंट होना सिर्फ यही दिखाता है कि कुछ ना कुछ चीजें उन्होंने मिस करी है जो लगाई नहीं है। अगर गिरना होता किसी टावर को तो वो इसलिए 1 महीने 1.5 महीने पहले ही गिर जाता जब उस पर लोडिंग थी ट्विन न्यूज की। तो ये थोड़ा सा जो मैंने फील किया है, स्वास्थ्य वाले जिस तरह काम करते हैं, तो जब भी किसी के पास काम हो तो एक बार ये ध्यान रखें कि वो ट्रिफर वगैरह यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो उनको बोले कि यूज करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अंकित जी, परमानेंट भी कर सकते हैं ना, मतलब ये टेम्परेरी बोल रहे हैं अपन, इसको परमानेंट कर ले तो और अच्छा रहेगा। मतलब परमानेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जनरली मल्टीपल लोकेशन पे काम करते हैं सर। 4 ईयर्स 5 ईयर्स लगाने हैं, तो इतने ट्रिफर है नहीं हमारे पास। इन्हीं को हमें मूव करते करते आगे लेकर जाना है, और फिर डिसमेंटलिंग के टाइम में 1 बाय 1 इन्हें यूज करते हुए डिसमेंटल करना है। उसके परमानेंट यूज हो ही नहीं पाएगा सर ये। तो अपन टर्फर और मांग सकते हैं ना इसकी जगह, टर्फर और मतलब एक्स्ट्रा ले लें, या मतलब ये जो सर साइंस नहीं है परमानेंट यूज करने का। मतलब वो इतना टीएनपी जब अपना मटेरियल अपन ट्रांसपोर्ट करते हैं साइट पर, तो इसका भी एक लोड और उसके तार बहुत बड़े होते हैं सर। जो आप जो बोल रहे हो जनरली मेरे को 4 लोकेशन है, 4 × 8, मतलब बहुत सारे टफर हो जाएंगे सर, तब एक ट्रक भर जाएगा उसमें। तो ठीक है, अगर 1-2 लगे तो इसको परमानेंट कर सकते हैं मतलब अपन, है ना? हाँ, ये सर इनिशियली सपोर्ट के लिए है, जब आपका परमानेंट एंकर नहीं लगा है। एक बार परमानेंट एंकर लगा दिया तो फिर इसे हम हटा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये हमें ध्यान रखना है कि भले ही टावर में हमने 16-17 एंकर लगा रखे, अगर हमने डिसमेंटलिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है तो इस टाइम पीरियड को पहले लगा दें, क्योंकि लेटर स्टेज पे कभी मिस हो गया लगाना, या फिर इसको हम ये हमें 5वें या 6वें को खोलते वक्त लगेगा तब लगाएंगे, वो ना करें, पहले लगा दें। सबसे आखिरी में निकला था ये, और फिर हम डिसमेंटलिंग का काम शुरू करें, तो कभी एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। मतलब टर्फर की जगह ये जो मतलब परमानेंट स्टे लगा देते हैं, उस टाइप का स्टे नहीं कर सकते हैं क्या अपन? नहीं सर, टर्फर के बाद हम परमानेंट ही करते हैं, जैसे कि आप इसमें देखिए। नहीं, वो तीसरा वाला दिख रहा है मेरा, तीसरा वाला जो परमानेंट स्टे है उसमें आपने वो लगा के उसमें अपन ने गाय ग्रिप लगा के अपन ने इसको परमानेंट कर दिया, तो इनको परमानेंट नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, परमानेंट नहीं हो सकता। ये इरेक्शन टूल का पार्ट है सर। ये बेसिकली जब आप इरेक्शन और डिसमेंटलिंग करते हैं तो अपन जो है, जो लाइनमैन का जो सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड है सर, उसको बढ़ाने के लिए है ये बेसिकली। अगर आप इसको नहीं यूज करेंगे तो जो गलती वाला जो अभी इन्होंने बताया है सर, वो प्रॉब्लम आती है। तो इसको लगाने का रीजन ही यही स्टे होता है सर। जब आप परमानेंट स्टे को आपको खोलना तो पड़ेगा सर। ये जो परमानेंट एंकर हमने लगाया है ये वाला है ना सर, इसको तो आपको जब बॉटम क्रॉस आर्म पे आओगे तब आपको खोलना ही है इसको। तो लेकिन इसको अगर आपने एक बार खोल दिया
तो वो ईआरएस किसके कैसे खड़ा रहेगा, उसको ये जो दोनों जो हमारे ट्रिफर है ना सर, ये उस टावर को ये अपना होल्ड करते हैं सर चारों डायरेक्शन से। तो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इन ऑल 4 डायरेक्शन, और इसको आप परमानेंट नहीं कर सकते सर। अंकित जी, मैं जहां तक समझ रहा हूँ, अपन अब जब भी डिसमेंटलिंग करते हैं, ये तो अब आप जैसे बोल रहे हैं मूवमेंट है, तो जब भी डिसमेंटलिंग करते हैं तो सबसे पहले लाइनमैन चलने के पहले इसको लगाना अपन इंश्योर करें। मतलब एक एक टावर ही डिसमेंटल करते हैं ना अपन? हाँ सर, एक एक ही करते हैं। हाँ, तो इसको मतलब आदमी लाइनमैन चढ़े, उसके साथ ही लाइनमैन या जो भी कॉन्ट्रैक्टर का आदमी चढ़े, उसी टाइम अपन इनको इंश्योर कर लें ये लगे हैं नीचे से, मतलब उस पॉइंट पर जल्दी जाके इंश्योर करें। आगे से अपने सभी कर्मचारी हो, जो भी लाइन सुपरवाइजर है, उनको ये इंस्ट्रक्शन दें अपन। जी सर, जी सर। अच्छा, एक और पॉइंट था सर मेरे दिमाग में, ये जो जिन पोल रहता है सर, जैसे अभी हमने ये जिन पोल डाला हुआ है ना सर, अभी इस जिन पोल से का जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो 300 किलो तक का रहता है, ठीक है सर। चाहे क्रॉसाम है चाहे कुछ भी है, आप 300 किलो तक का कोई भी वेट इसमें उठा सकते हो, लेकिन इसको कंडक्टरिंग के लिए कभी यूज नहीं करना है सर। जितना भी इसमें टीएनपी है, ईआरएस के साथ जो भी हमने टीएनपी दिया है सर, वो कंडक्टरिंग पर्पस के लिए नहीं है, वो खाली ईआरएस को लगाने और उतारने के पर्पस से होता है। तो कभी भी ये गलती ना करें कि जो इंसुलेटर का जो अपना जिन पोल है उसके साथ कई लोग क्या करते हैं, कंडक्टर बांध देते हैं या कंडक्टर को उठा के ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, वो गलती से होता है ना सर। तो वो चीजें जो हैं अपने को अवॉइड करनी है सर। रवनीत जी, मेरा एक सवाल था सर। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा था गाय ग्रिप अपने को 1 या 2 बार या 3 बार यूज करना, उसके बाद यूज नहीं करना, और वैसे ही रिपीटेड हम यूज करते हैं क्रॉस प्लेट की जो रॉड होती है, क्रॉस प्लेट एंकर की, वो रॉड भी हम रिपीटेडली यूज करते हैं, मतलब एक बार यूज किया फिर निकाला फिर दूसरी जगह यूज कर लिया, इस तरीके से। तो चूंकि ये आइटम लिमिटेड सप्लाई हुए हैं और हमको ईआरएस फ्रिक्वेंटली लगाने पड़ते हैं, तो क्या इसके कुछ टेस्ट रिजल्ट्स वगैरह है जहां हम टेस्ट करके देख ले कि अभी इसकी हेल्दीनेस है, इसको और यूज किया जा सकता है? जो क्रॉस प्लेट एंकर का रॉड होता है सर, वो प्योर सॉलिड वो स्टील होता है। वो जनरली जब भी आप लगाते हो तो वो बेंड हो जाता है, राइट। और उसको निकाल के आप हथौड़ा मार के उसको सीधा कर लो, वो ओके है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो गाय ग्रिप है, जो डेड एंड गाय ग्रिप है सर, वो एपॉक्सी लगी होती है उसमें, और उसको अगर एपॉक्सी नहीं लगी है तो उसको यूज नहीं करना। वो हमारा कंज्यूमेबल में आता है, जैसे आपका नट बोल्ट वाशर, ये सारी चीजें कंज्यूमेबल का पार्ट है ना सर। ऐसे ही जो गाय ग्रिप है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंज्यूमेबल। नहीं, वो आपका ठीक है, लेकिन अभी जैसे हमने 5 ईआरएस लगाए थे 400 केवी में, तो 5 ईआरएस में अगर हमने एक ईआरएस पे 20 अगर वो लगाए, तो एक गाय के लिए 2 तरफ लगते हैं वो, है ना। तो 20 इसमें एक जगह लगा लिए, मतलब 20 × 40 हो गए, 40 पंजे 200 हो गए, तो 200 गाय ग्रिप तो हमने एक ही लोकेशन पे लगा लिया, एक ही लाइन के लिए लगा लिया। ऑलमोस्ट उतने ही सप्लाई हुए होंगे, उससे ज्यादा नहीं सप्लाई हुए। मैं आपको यहाँ करेक्ट करूंगा, जो बोल रहे हैं दोनों तरफ लगा दिए, ठीक है सर, राइट। हाँ ठीक है। तो जो कॉलम की तरफ लगेगा, जो टावर की तरफ लगेगा, वो तो हमेशा लगा रहेगा, उसको तो खोलने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो चेंज करना है वो जो एंकर साइड पे है उसी को बार बार चेंज करना है। तो 200 की जगह पे अब ये 100 हो गया सर। अभी मान लो आपने 100 को भी यूज किया, अब मान लो उसमें से आपको लगा कि जो 100 का 100 अगर 2 बार 3 बार यूज हो गया, तो इट इज रिक्वायर्ड टू रिप्लेनिश, क्योंकि अगर वो आप दोबारा यूज करोगे सर तो इट इज रिस्की। तो अब आप कोई भी मशीन है, स्कूटर है, एक्टिवा है, कोई गाड़ी है सर, उसकी मेंटेनेंस तो होती है, फिल्टर चेंज करना है, ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, वो पार्ट ऑफ द नेसेसरी चेंज है, तभी वो गाड़ी चलेगी। तो ऐसा ही ईआरएस में भी ऐसा नहीं है कि सर एक बार आपने ले लिया और कुछ भी चेंज करना, ये पॉसिबल नहीं है। और जो ये वाला जो पार्ट है ना सर, ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है। इसके बिना वो गाय ग्रिप जो है वो स्टे को ग्रिप ही नहीं करेगा। अब वो ग्रिप नहीं करेगा तो एंकर लगाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो स्लिप कर जाएगा। एंकर तो वहीं रहेगा लेकिन स्टे निकल जाएगी बीच में से। तो इसको अपन टेस्ट कर सकते हैं क्या?
जैसे OPGW में भी आजकल यही चीज आ गई है, आप ग्रिप लगाओ और टेंशन उसका बना लेते हैं अपन। तो आप इसको सर जैसे लोडिंग, इसकी टेस्ट करने का, लोडिंग का कोई प्रोसीजर हो कहीं हो? इसको अगर टेस्ट करना चाहते हैं, अपना स्टे वायर पे इसको लगाओ। अपना हाँ एक तरफ जो स्टे वायर के ऊपर दूसरी तरफ आप कुछ और लोड लेके वही हाँ। जेसीबी से डायनोमीटर लगा के खींच के देख लो। जो स्टे हम्म। वायर का जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है, तो स्टे वायर हम देते हैं सर, उसका जो हाँ। ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो 13 टन का होता है, 130 किलो न्यूटन। ठीक है सर। ठीक है। और जो हाँ। गाय ग्रिप है, इसका भी हम्म। कैपेसिटी सेम होता है 130 किलो न्यूटन, जबकि इससे ज्यादा ही होता है, मतलब आपका जो गाय वायर होता है। ठीक है सर। हम्म। अगर वो हम्म। आप देख लें पहले कौन सा टूट रहा है। अगर पहले आपका गाय ग्रिप टूट रहा है, आप समझ रहे हो, तो वो गाय हाँ ग्रिप हाँ, समझ। तो इट मींस वो गाय ग्रिप इज नॉट गुड फॉर यू। हम्म। मेरा एक्चुअली इसीलिए पूछना था कि अभी तक हम लोग रिपीटेडली यूज कर रहे हैं इस चीज को, इसलिए। नहीं सर, मेरे ना पास एक असम में क्या हुआ था, आज से 4 साल पहले। असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अभी वो ट्रांसमिशन हो गया है। वहां पे क्या हुआ था, वो जो उन्होंने हमें बताया भी नहीं सर। उन्होंने क्या करा, जो गाय ग्रिप है वो उनका कोई ऐसा दो 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 जगह पे गाय ग्रिप फेल हुआ था वहां पे। एक जगह पे मैंने जब जाके इंस्पेक्ट करा, एक जगह पे तो हमारा गाय ग्रिप लगा हुआ था। तो दूसरी जगह जो दूसरा एंकर था, उसमें जो गाय ग्रिप लगा हुआ था वो किसी और पार्टी का लगा हुआ था, वो हमारा नहीं था। उन्होंने कहीं लोकली बाय करा था क्योंकि सस्ता है। तो जब मैंने देखा, दोनों ही सूटेबल नहीं थे। एक तो ओवर साइज था जो उन्होंने बाहर से खरीदा था, क्योंकि जब साइज ओवर साइज हो गया तो जो गाय वायर का डायामीटर है उसके लिए जो आपने खरीदा है, अगर वो उसी को सूट नहीं करेगा तो वो स्लिप होगा। तो नंबर 2, जो हमारे वाला भी लगाया हुआ था सर, उसमें एपॉक्सी थी ही नहीं बिल्कुल भी। देयर वाज नो साइन ऑफ अपॉक्सी। तो वो आपको लगता है कि मैनुअली अगर आप खींच के देखोगे वो नहीं खींचेगा, वो तो आपको लगेगा बहुत टाइट है। लेकिन जब आप ट्रांसमिशन लाइन में उसका कंडक्टर का लोडिंग डालते हो ना सर, तब एक्चुअल लोड आता है उसके ऊपर, स्टे वायर के ऊपर। एंड इट इज लाइक अ स्ट्रिंग, जो आपका जो वायलिन का स्ट्रिंग होता है ना, वैसा टाइट हो जाता है सर जो स्टे वायर है। तो दैट इज द एक्चुअल लोड। तो हमें तो उस लोड को कैटर करना है ना सर। तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर कि अपना जो गाय ग्रिप है ना सर, ज्यादा इसका कॉस्टली भी नहीं है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे, आपने अगर 1-2 बार भी ईआरएस लगा लिया है सर, वो उसमें जो आपका कॉस्ट बचता है बेसिकली ईआरएस लगाने से, जो आपका आउटेज का ये वो सारी चीजें हैं, वो तो उसका लेस देन 0.5% भी नहीं है सर कॉस्ट का। मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ। राजेंद्र राठौर से क्वेरी करना चाह रहे हैं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, राठौर बोल रहा हूँ सर। जी नमस्कार सर नवनीत सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में हमने 400 में लगाए थे ईआरएस, उसमें क्रॉस आर्म में वो ब्रोकन पाया गया था। कुछ बताएंगे इसके बारे में, ऐसा क्यों हुआ? क्या सर? रवनीत जी, मैंने फोटो शेयर करी थी ना आपसे बीच में, ये 400 केवी की बात कर रहे हैं सर, जो अपना स्ट्रैप असेंबली है उसमें क्रैक डेवलप हो गए थे। टेंशन स्ट्रैप, हाँ हाँ, मेरे को वो हाँ। फोटो अंकित जी ने भेजा था सर। उसमें जो मेरे को लगा कि एक तो आपका जो इंसुलेटर, मैंने अभी आपको बोला कि वो सीधा रहना चाहिए, है ना सर। मतलब या तो आपका जब आपने उसको क्लैंप किया, तो वो क्लैंप पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा हो गया, मेरे को ऐसा लगा, नंबर 1। नंबर 2, जो बीच में आपका जो बोल्ट था सर, जो लगा हुआ था, जो कि इसको जोड़ता है दो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। इन दोनों को पार्टों को बैक टू बैक जोड़ के उसमें बोल्ट करके एक पार्ट बनाया जाता है। ठीक है सर। तो वो बोल्ट भी मेरे को लूज लगा सर, वहां का जो था। तो ये 2 पॉइंट मैंने इनको बताए थे अंकित जी को कि सर आप ये जो दोनों पॉइंट को थोड़ा आगे से इसको ध्यान में रखें। क्योंकि एक बार अगर वो लूज रह गया और आपको लगा कि जब आपने कंडक्टर स्ट्रिंगिंग कर दिया तब आप लगाओगे सर, तब वो नहीं लगेगा। ये आप भूल जाओ कि आप लोड के ऊपर उसको टाइट कर लोगे, वो बेंडी होगा। हाँ भारिया जी, आप क्वेरी कर सकते हैं। जी नमस्ते सर। रवनीत सर, मेरे को एक क्वेश्चन था। ये जो गाय स्ट्रैंड इंसुलेटर है, इसका इंसुलेशन चेक करने के लिए कोई इक्विपमेंट वगैरह है क्या अपने पास? टाइम टू टाइम कुछ चेक करना है तो? ये जो सस्पेंशन इंसुलेटर हमने आपको दिया है ना जी। सर, तो ये सस्पेंशन इंसुलेटर के अंदर फाइबर ग्लास की रॉड होती है, जो पॉलीमर इंसुलेटर होता है। ठीक है सर। जी तो जी। बेसिकली जो फाइबर ग्लास की रॉड है वही इंसुलेशन आपको देती है।
फॉर द पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल। तो इसमें अगर आपको कभी भी ऐसा डाउट लगता है कि आपका इंसुलेशन लेवल नहीं है, सपोज करो, तो हम क्या करते हैं सर, हम तो 2 की जगह पे 3 लगा देते हैं। जब भी हमें इंश्योर नहीं होता कि आपका जो मिनिमम जो क्लियरेंस है फ्रॉम द कंडक्टर टू द इंसुलेटर इज इनफ। मैंने कुछ केस में देखा है पावर ग्रिड को ईआरएस लगाते हुए सर, वो तो इंसुलेटर के ऊपर ही डाल देते हैं कंडक्टर को। तो इसका जो इंसुलेशन लेवल है सर, हम तो इससे आज तक हमें तो कोई ऐसा मिला नहीं है, लेकिन इसको टेस्टिंग के लिए तो आपको फिर वही है कि कोई इंसुलेटर और इसके बीच में कोई टेस्टिंग अरेंजमेंट लगा के इसको वहां पे ले जाके देखना पड़ेगा कि इसका इंसुलेशन लेवल कैसा है। पर जो मैन्युफैक्चरर जब बनाता है तो ये सर वोल्टेज लेवल का, क्रीपेज का, ये सब चीजों का ध्यान में रख के ही इसको मतलब बनाया जाता है सर। तो ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे नजर में तो आया नहीं कि जहाँ पे कोई ऐसा इंसुलेशन फेलियर हुआ हो। जी रवनीत जी, भारिया सर गाय स्ट्रेन का पूछ रहे हैं, जो रॉड होती है ना नहीं, जिसको हम टच करते हैं, गाय स्ट्रेन की बात है। गाइस ट्रेन का ही बता रहा हूँ सर। उसमें देखो देखो गाइस उसमें क्रीपेज कहाँ से आ जाएगा सर? हाँ जी, गाय स्ट्रेन में क्रीपेज कहाँ से आ जाएगा? नहीं सर, आप समझे नहीं, जब वो कंडक्टर के पास जाता है ना सर, मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रहा हूँ कि वो उतना पास नहीं होना चाहिए कंडक्टर के। ओके, नहीं जैसे हमारे पास हॉटलाइन टूल्स के लिए एक मशीन दी हुई है, वो भी इंसुलेटेड ही होते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं कि भाई उसका मॉइस्चर के कारण, किसी और चीज के कारण इंसुलेशन वीक तो नहीं हो गया। और क्योंकि तो हम आप गाय ऐसे स्ट्रेन को टच करते हुए लेकर आते हैं यूजुअली कंडक्टर से टेंशन टावर के टाइम पर, तो अगर हाँ उसका इंसुलेशन वीक हुआ, हमें पता नहीं और टच कर दिया, तो कहीं वो स्पार्क ना कर दे इन फ्यूचर, ये उनका क्वेश्चन सर, है। वैसे आइडली वो टच नहीं होना चाहिए, आपको भी पता है। आइडली वो टच नहीं होना चाहिए इंसुलेटर को कंडक्टर डायरेक्टली। सर वो लेकिन लेकिन टॉप वाले, बॉटम वाला टच हो ही जाता है सर, जो मिडिल से अगर अपन इंटरमीडिएट गाय लेंगे, फ्रंट वाला, वो यूजुअली टच तो हो ही जाता है, टेंशन में तो होता ही होता है। वो भोपाल में भी हुआ है, आपको याद होगा, जो अपन ने लगाया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आई नो, बट वो उसमें फिर आपको अगर लग रहा है कि उसको इंसुलेशन लेवल आप टेस्ट कर सकते हो उसको, देखो मेरे पास कोई ऐसा कोई इन हाउस फैसिलिटी नहीं है सर इधर कि मैं आपको बताऊं कैसे हो सकता है। उसके लिए अपने को उसको यूएसए ही भेजना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन अगर इन हाउस इधर कोई इंडिया में कुछ ऐसा अवेलेबल है तो आप देख के उसको करवा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इसको रिप्लेस करना चाहिए, यू कैन रिप्लेस इट। राजेंद्र, आपका भी हैंड राइज है, राजेंद्र। सर नमस्कार, मैं पंकज यादव कटनी से सर। एक इसमें ये पूछना था सर, इसमें इसको लगाते समय अर्थिंग का कोई प्रोविजन नहीं रहता क्या सर उसके, और ईआरएस की उसका? बिल्कुल 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 रहता है सर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज करो ये आपका ईआरएस है, आप मेरी ये फोटो देख पा रहे हैं ना सर? जी। ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, है ना सर, डोंट गो इनटू द डिटेल। मैं कभी भी आपको लगे कि कोई आपका इंडक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है ईआरएस लगाते वक्त, आपका जो लाइन, जो चार्ज लाइन है, जो चार्ज कंडक्टर है, वो कई बार क्या होता है जब आप इरेक्शन करते हो तो वो पास में होता है ना सर। तो जब भी मेटल कोई पार्ट हवा में जाता है तो वो इंडक्शन पकड़ लेता है। जब भी आप उसको टच करते हो तो एक स्पार्क आता है उसमें, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं सर, ईआरएस के बॉटम में ये जो गिम्बल होता है ना सर, तो गिम्बल के बीच में एक जगह पे छोटा सा एक होल रहता है जिसमें आप अर्थ, जो आपका अर्थिंग किट होती है, जो अर्थ वायर होती है, जो बेसिकली अर्थिंग के लिए यूज करते हैं कॉपर का, उसको आप टाई कर सकते हो और उसको पीछे 10-20 फुट दूर लेके जाके उसको एक गड्ढा खोद के, जो एंकरिंग क्या बोलते हैं, वो नमक वमक डाल के जो अर्थिंग पिट बनाते हैं, तो वो लगा के आप छोड़ सकते हो सर। सो ऐसा पॉसिबल है, आप टावर में अर्थिंग का अरेंजमेंट कर सकते हो। कनेक्शन पॉइंट हमने दिया हुआ है ऑलरेडी गिम्बल में। ठीक है सर। और किसी की कोई क्वेरी है? 12:30 हो चुके हैं। सर अभी कोई, हाँ जी सर, अभी कोई क्वेरी नहीं दिख रही है। मैं अपने क्लोज कर दीजिए। जी जी सर, मैं रवनीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। मैं, आपने बहुत अच्छे से इस विषय में हमें मार्गदर्शन दिया और ईआरएस के उपयोग और सेफ्टी के संबंध में
हमें सभी जानकारी दी। मैं एमपीपीटीसीएल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और इस सर आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं? मुझे बस मैंने शुरुआत में बोल दिया था और जी। आते हुए भी ये बोलना चाहूंगा कि थैंक यू फॉर एनलाइटन अस ऑन द सब्जेक्ट ERS erection and dismantling. Thank you once again, Navneet ji, and whole team of MP Transco. Please take care and safely erect and dismantle the ERS. Right? Thank you once again. जी, सभी को सभी पार्टिसिपेट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी ने अच्छे से सुना होगा विषय को और समझा भी होगा। मैं इस सत्र का समापन करता हूँ। धन्यवाद सभी का, एक बार सभी को नमस्ते।